उनको भी ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ग्रेजुटी मिली, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, so this rule that gratuity received during the period of service is fully taxable is applicable to both government and non-government employees. Second important point, gratuity received from 2 or more employers in the same year, then the aggregate amount of gratuity exempt from tax cannot exceed the maximum limit of 10 lakhs. Received from more than 2 employers, 2 or more than 2 employers, still the aggregate limit will not be more than 10 lakhs. अब यहाँ पर एक चीज आप क्लैरिफाई कर लो, क्योंकि ये अगले पॉइंट समझने में काम आएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना। ये जो 10 लाख की ग्रेजुएटी की स्टैट्यूटरी लिमिट है, प्रीवियसली इट वाज 3,50,000, अभी 10 लाख है, शायद आगे जाके बढ़े घटे जो भी है, अभी की बात करते हैं। ये 10 लाख की जो आपकी लिमिट है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी लाइफ में, माइंड वेल, पूरी लाइफ में 10 लाख से ज्यादा एग्जेम्प्ट ग्रेजुएटी नहीं ले सकते। The maximum limit for exempt gratuity for your whole life cannot exceed the limit of 10 lakhs. अब आप एक कंपनी से ग्रेजुएटी लो, 2 से लो, 5 से लो, 50 से लो, 500 से लो, it won't make any difference. The maximum amount that you can take as gratuity which is exempt is 10 lakhs. ये क्लियर है तो आगे का पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। Where gratuity is received in any earlier years from former employer and again received from another employer in the later year, the limit of 10 lakhs will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier. I'll repeat it again. Where gratuity is received in any earlier year from former employer and again received from another employer in later year, the limit of rupees 10 lakhs will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier. Now let's take an example, है ना? जैसे समझ लो कि I am joining a company for the very first time, so this is my first employment. I am joining company X. अब कंपनी X में मान लो मैंने 8 साल काम किया और वहां से मुझे ग्रेजुएटी मिली, लेट्स टेक 5 lakhs, है ना? अब बाकी सारी टैक्सेशन प्रोसीजर मैंने आपको समझाई है, ठीक है? अब 5 lakhs मुझे एक्चुअली ग्रेजुएटी मिली एज पर द स्टैट्यूटरी लिमिट और एज पर द फॉर्मूला। जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आता है कि 5 लाख में से 2 लाख एग्जेम्प्ट है। So for employer X, out of 5 lakhs gratuity, 2 lakhs is exempt and 3 lakhs is taxable. अगर आपको बोर्ड पे ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। From employer X, I have received gratuity of 5 lakhs. Out of 5 lakhs, 2 lakhs is exempt and 3 lakhs is taxable. अब मैं एम्प्लॉयर Y के पास चला गया जहां पर मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। ओके, ठीक है। कुछ सालों के बाद, मान लो 15 सालों के बाद Y के पास से मुझे ग्रेजुएटी मिली विच इज लेट्स से 12 lakhs. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अगेन 3 लिमिट में से 2 लिमिट की हम बात करते हैं।
फर्स्ट को जाने दो अभी, क्योंकि फर्स्ट का पॉइंट ही मुझे समझाना है. द सेकंड लिमिट एक्चुअली रिसीव्ड वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एम्प्लॉयर वाई. द सेकंड लिमिट वुड बी 12 lakhs. थर्ड लिमिट वुड बी एज पर द फॉर्मूला, वो जो आती है उसको जाने दो. ठीक है. फर्स्ट लिमिट का क्या करेंगे? मैंने आपको जैसे पहले बोला कि 10 lakhs की जो लिमिट है, दैट इज द मैक्सिमम ग्रेजुएटी दैट यू कैन टेक एज एन एग्जेम्प्ट ग्रेजुएटी ड्यूरिंग योर होल लाइफ. अब आप समझो, 10 lakhs की मैक्सिमम ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट हो सकती है. उसमें से एम्प्लॉयर एक्स से आपको ऑलरेडी 2 लाख एग्जेम्पशन मिल चुका है ना. अगर 2 लाख रुपए आपने ऑलरेडी पहले एग्जेम्प्ट ले लिया है, तो अब 10 lakhs में से कितनी लिमिट बची? 8 lakhs. So in this case, for employer Y, the first limit would be 8 lakhs. That is a statutory limit. 8 lakhs कहाँ से आया? 10 lakhs statutory limit minus 2 lakhs. ये 2 लाख आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जब ग्रेजुएटी रिसीव करी थी, तब आपने ये एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कर दी थी, है ना. So 10 lakhs minus 2 lakhs, 8 lakhs. That would be the first limit for employer Y. Second limit is 12 lakhs, and again third limit would be as per the formula. तीनों में से जो कम आए, that is exempt. Actually received 12 lakhs में से वो exempt limit minus करिए. Rest of the gratuity is taxable. ठीक है. You have to do this process, repeat this process for n number of employers. जब तक आपकी वो 10 lakhs की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वो वहां तक माइनस 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 होता रहेगा. So this is for 2 or more employers. So if anybody has received gratuity for 2 or more employers in the previous years, the treatment is that पहले जो आपको exemption मिला है gratuity में, वो total amount, जितना भी एग्जाम्पशन आज तक आपने लिया है, वो टोटल अमाउंट आप 10 lakhs में से माइनस करेंगे, एंड दैट वुड बी द फर्स्ट लिमिट फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेजुएटी फॉर करंट एम्प्लॉयर. इज दैट फाइन? ठीक है. यहां पर टेक्निकल पार्ट ग्रेजुएटी का खत्म हो जाता है. अब आपका जो पार्ट आएगा वो एब्सोल्यूट थियोरी है. एब्सोल्यूट थियोरी फॉर ग्रेजुएटी. आई विल टेक नॉट मोर देन 10 minutes for this. Then the point is that nomination. Again, मुझे अगर थियोरी क्वेश्चन पूछना है तो मैं नॉमिनेशन में से 4 मार्कर थियोरी क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ. या नॉट ट्रिकी बट गुड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. I'll read that out and then explain you. First, every employee shall make nomination. It can be done in the prescribed form, conferring on one or more persons of his or her family. ठीक है. तो बात यह है कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आता है नॉमिनेशन का. वो नॉमिनेशन फॉर्म में आपको नॉमिनेशन करना है. You can nominate one or more members of your family. They can receive the gratuity in the event of death during the service or after quitting the service, but before the payment of gratuity is made as per the shares indicated. So, nomination में मानो कि if I am single, मैंने मेरा mother father का नाम लिखा हुआ है as nominees, right? So I can share, say for example 50-50. तो अगर आपने share indicate नहीं किया तो equal proportion में चला जाएगा. अगर आपने share indicate किया, let's take an example that I have given 25% to my father and 75% to my mother. So the gratuity will be paid in that particular proportion in which I have stated my nomination form. तो nomination form में मैंने जो भी proportion दिया होगा, वो proportion में मेरे nominees को पैसा जाएगा. I think is this clear? If a person has a family at the time of nomination, he can make one or more nominees, but in case he makes a nominee other than the family, such nomination should be void. एक और मैं पढ़ लेता हूं, इसके बाद दोनों पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे.
If a person does not have family at the time of nomination, he can make a nominee other than a family. Mind well, if he does not have family, he can nominate any person other than family, but subsequently, if he acquires family, he should make one or more person as nominee. So बात ये आती है कि at the time of employment, जब मैं ग्रेजुएटी के लिए एनरोल होता हूँ, तब if I don't have family, मैं दुनिया में किसी भी आदमी को अपना नॉमिनी बना सकता हूँ. No restrictions on that. अब जब मैंने एनरोल किया तब मेरे पास फैमिली नहीं थी. मैंने मान लो 1 या 2 साल के बाद शादी कर ली. शादी के बाद माई वाइफ इज माई फैमिली. नाउ जो पहले किया हुआ नॉमिनेशन होगा वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा. वॉइड मतलब कैंसिल, है ना. सो एक चीज ये है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज नॉमिनेशन. अगर सब्सिक्वेंटली आप फैमिली अक्वायर करते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द नॉमिनेशन. अगर आप नहीं करते हो तो मतलब बात यही आती है जो अगले पॉइंट में मैंने बताई थी कि इफ यू हैव फैमिली एंड अगर आपने एनी अदर पर्सन अदर देन द फैमिली को नॉमिनेट किया गया है, सो वो नॉमिनेशन विल बी वॉइड. बॉटम लाइन, इफ यू हैव फैमिली you cannot nominate any other person other than family member. At the time of making nomination, अगर फैमिली नहीं है तो मैं किसी को भी नॉमिनी बना सकता हूँ. Subsequently, if I acquire the family, I have to nominate one or more person from the family itself. Nomination can be modified anytime and n number of times. n number of times कहने के लिए थोड़े restrictions होते हैं. साल में हर रोज जाके आप nomination change नहीं कर सकते. पर ऐसा नहीं है कि एक महीने किया तो 15 साल के बाद ही मैं चेंज कर सकता हूँ. ऐसा भी नहीं है. सर्टेन लिमिट होती है नॉमिनेशन चेंज करने की, बट यू कैन मॉडिफाई द नॉमिनेशन एनी टाइम एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स. In case of no valid nomination, the gratuity on death may be paid to the legal heirs. जैसे हमने पहले केस डिस्कस किया कि पहले मेरी फैमिली नहीं थी, तब मैंने एक्स को अपना नॉमिनी बनाया. देन आई acquired द फैमिली. अभी मैंने अगर फैमिली अक्वायर करी है तो वो एक्स का नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है. वो वॉइड हो गया तो या तो मेरे लीगल हेयर को मिल जाएगा. अब मेरे केस में इफ आई एम द ओनली पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ, तो मेरे नॉमिनेशन में मेरी वाइफ ही आती है और कोई आता नहीं है. सो दैट मनी विल गो टू द लीगल हेयर्स और एज मेंशन्ड बिलो. ये मेंशन बिलो कब आएगा? इफ देर आर वन और मोर सर्वाइविंग मेंबर्स फ्रॉम द बिलो, it should be paid in equal shares. To whom? This is how it will be paid. Wife in case of male employee, husband in case of female employee, sons, this is important, याद रखिएगा, sons including stepsons and adopted sons, unmarried daughters including step or adopted daughters. इन सारे लोगों को इक्वल शेयर में दिया जाएगा. Is it fine? अब ऐसा हो सकता है कि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई. सो आई डाइड, माई फैमिली, मेरी वाइफ डाइड एंड माई चिल्ड्रन डाइड. सो इफ देर आर नो सर्वाइविंग मेंबर्स एज पर द गिवन लिस्ट प्रीवियसली, gratuity can be distributed as per the given list. Brothers below age of 18 years, including step brothers and unmarried sisters and widow sisters, including step sisters. Father, including adoptive parents, mother, married और विडोड डॉटर, क्योंकि प्रीवियस लिस्ट में हमने अनमैरिड और स्टेप डॉटर की बात की थी, यहाँ पर मैरिड और विडोड डॉटर्स इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर्स एंड अडॉप्टेड डॉटर्स, चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसेस्ड सन.
सो मेरे लड़के के बच्चे। अब आगे के लिस्ट में सन है, तो अगर सन आ गया तो उसके बच्चों को नहीं जाएगा, सन को जाएगा, इसीलिए यहां पर यूज किया है प्रीडिसेस्ड सन। सो मेरा जो सन था वो अब नहीं है, पर उसके बच्चे हैं। सो चिल्ड्रन ऑफ predeceased son and wife or widow of a predeceased son. So मेरे बेटे के बच्चों का पहला हक है, उसकी वाइफ का बाद में है। Is that fine? So here we complete the final points of Payment of Gratuity Act. यहाँ पर Payment of Gratuity Act मेरे हिसाब से जो important points थे वो खत्म हो रहे हैं। There are few details which could have been left out in the book. So final details, छोटे छोटे point वो आपको देखने हैं, जो बड़े important points हैं। I have discussed almost everything. We'll take 2 more plans today. The other benefit that an employee will get from the employer is called encashment of leave salary. Now, as far as the calculation is concerned, this is very, very, very typical. अगर ये आपको समझ आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो कभी नहीं आएगा. So please concentrate here. Now, पहले ये समझ लेते हैं कि what is the encashment of leave salary? It's just that कि आपका employer आपको साल में कुछ छुट्टियां देता है, ठीक है? वो छुट्टियां अगर आपने पूरी अवेल नहीं करी तो थोड़ी छुट्टियां आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है. अब बहुत जगह ये भी फैसिलिटी होती है कि आपके अकाउंट में जो लीव्स क्रेडिट रहती है एट द एंड ऑफ द ईयर, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट. अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि रिटायरमेंट. ऐसे हर साल आपने आपके अकाउंट में जो भी लीव्स इकट्ठा करी है, अक्यूमुलेट करी है, टुवर्ड्स इट या इन ल्यू ऑफ दो सैलरी, you will be paid some lump sum amount at the time of retirement. बेसिकली होता क्या है, मान लो कि एक साल में एम्प्लॉयर मुझे बोलता है लेट्स टेक 30 days लीव. इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर मुझे ये बोलता है कि 30 दिन तक साल में अगर तुम नहीं आए तो भी तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी. नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब वो 30 दिन में से मानो मैंने 5 दिन ही छुट्टी ली, बाकी के 25 दिन बचाएं. इसका मतलब है कि जो सैलरी मुझे ऐसे ही मिलने वाली थी उसके लिए मैंने काम किया. द अदर पर्सपेक्टिव है ना. सो एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि ठीक है, वैसे ही मुझे तुम्हें 25 दिन की सैलरी देनी थी, क्योंकि तुमने 25 दिन काम किया तो ये 25 दिन के लिए मैं तुम्हें लीव एंड कैश कर देता हूं. वैसे ही अगर तुम छुट्टी लेते हो मैं मुफ्त में सैलरी देता, क्योंकि तुमने छुट्टी नहीं ली तो ये छुट्टी के अगेंस्ट में तुम्हें कुछ पे कर देता हूं, अमाउंट पे करता हूं, कुछ बेनिफिट देता हूं. दिस इज लीव एनकैशमेंट. इज इट फाइन? ठीक है, समझ आ गया? ऑलराइट. एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड. सो अगेन ये ग्रेजुएटी जैसा है. ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है, दैट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री विदाउट एनी डाउट. Is that okay? However, if it is received at the time of retirement or superannuation, certain exemptions are available. तो जब भी ऐसा heading आता है कि certain exemptions are available, so be prepared for the limits, tax limits, right? Okay. Again, for the central or state government employees, leave encashment at the time of retirement or resignation is absolutely tax free. ग्रेजुएटी जैसा. Is that fine? ठीक है.
In other cases, limit has to be calculated as follows. Again, char limit. First, statutory limit, which is 3 lakhs. Second, 10 months average salary. अब यहाँ पर याद रखना, ये 10 months average जो salary है, that is 10 months total salary, हाँ. तो वही हमारा कैलकुलेशन होता है कि जनवरी में अगर आपने रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट आपका हुआ, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक की जो टोटल सैलरी है, द सेकंड लिमिट इज दैट 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, टोटल ऑफ दैट. डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना है. सिंपल सी बात समझो ना, आपको ये लिमिट को 3 लाख के साथ कंपेयर करना है, तो मंथली सैलरी तो कैसे ही ले सकते हो, है ना. ठीक है. थर्ड, नॉर्मल जो हमारी लिमिट होती है वो लिव एनकैशमेंट सैलरी, लिव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड